सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए का दिल में है। हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मेरे चैनल कॉमर्स विद हिमांशु में आपका स्वागत है। बिल्कुल बच चुका है, यूपी पीजीटी की वैकेंसी आ चुकी है। आप सब जोर लगा दिए होंगे, इस बार तो निकालना ही है। चलिए, इसी बिगुल के फरमान में हम आपके लिए कुछ ऐसे सीरीज़ लॉन्च करने जा रहे हैं जो आप सबके लिए बेनिफिशियल होगा। जी हाँ, सही सुना है आपने। यूपी पीजीटी कॉमर्स की हम एमसीक्यू सीरीज़ लॉन्च कर रहे हैं और ये सिर्फ आपको हमारे चैनल पे ही मिलेगा। इसलिए प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। आपको हमारे जितने भी पीजीटी कॉमर्स के लेटेस्ट एमसीक्यू होंगे उसके नोटिफिकेशन ईजिली मिल सकते हैं। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। तो हम टॉप 1000 क्वेश्चन की सीरीज लॉन्च करने जा रहे हैं और ये सीरीज का पहला पार्ट का पहला वीडियो है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन कह रहा है, हेनरी फ्योल इज नोन फॉर साइंटिफिक मैनेजमेंट, रेशनलाइजेशन, इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी या प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। तो अगर आप कॉमर्स के स्टूडेंट्स हैं तो ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है, आपको पता ही होगा। हेनरी फ्योल ने प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट के बारे में बताया था। इसका मतलब जो हमारा ऑप्शन डी है वो राइट है। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड है हमारा, यूनिटी ऑफ कमांड एम्प्लाइज हैविंग नॉट मोर देन वन, है ना। कह रहा है कि यूनिटी ऑफ कमांड, जब आपने हेनरी फ्योल का जो है कि प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, जो हेनरी फ्योल ने 14 सिद्धांत दिए थे मैनेजमेंट के, जब आप उसको पढ़ोगे तो उसमें एक यूनिटी ऑफ कमांड भी है। यूनिटी ऑफ कमांड का मतलब क्या होता है कि एक एम्प्लाई को एक व्यक्ति ही एक समय पे कमांड देगा, डायरेक्शन देगा, है ना। जैसे मान लीजिए मैं एम्प्लाई हूं तो मेरा बॉस जो होगा वो कोई एक होगा, है ना। कोई एक होगा जो मुझे बताएगा कि तुमको ये काम करना है, ये तुम्हारा टारगेट है, इसको अचीव करना है। ऐसा नहीं है कि मेरे बहुत सारे बॉस हों और बहुत सारे लोग मुझे एक पर्टिकुलर टाइम पे कमांड दें और मैं कंफ्यूज हो जाऊं कि मुझे करना क्या है। तो यूनिटी ऑफ कमांड यही बताता है कि एक एम्प्लाई का जो यूनिक बॉस होगा वो एक होगा, जो वही उसको कमांड देगा। तो यहां पे क्वेश्चन कह रहा है कि यूनिटी ऑफ कमांड इंप्लाइज हैविंग नॉट मोर देन वन। क्या सबऑर्डिनेट की बात करता है? बिल्कुल नहीं। क्या फ्रेंड की बात करता है? बिल्कुल नहीं। यूनिटी की बात करता है? बिल्कुल नहीं। तो हमारा ऑप्शन सी सही है, बॉस, है ना। यूनिटी ऑफ कमांड क्या कहता है कि एक से अधिक बॉस एक सबऑर्डिनेट का नहीं होना चाहिए। क्लियर है, आगे की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है, एक्स एंड वाई थ्योरी ऑफ मोटिवेशन हैज बीन। एक्स एंड वाई थ्योरी ऑफ मोटिवेशन, आपने मोटिवेशन की थ्योरी आपको पढ़ना बहुत जरूरी है क्योंकि हर साल क्वेश्चन आते हैं। कभी एक्स और वाई पूछता है, कभी कुछ और पूछता है। तो चलिए आइए देखते हैं कि क्या है। एक्स और वाई थ्योरी कौन दिया था मोटिवेशन की? तो इसका सही जवाब है मैकग्रेगर, है ना। मैकग्रेगर ने एक्स और वाई थ्योरी मोटिवेशन की दी थी। मास्लो जो थे वो दिए थे नीड ऑफ हेरार्की, हाँ, नीड ऑफ हेरार्की की थ्योरी दिए थे मास्लो। विलियम आउची जो थे वो जेड मोटिवेशन की जेड थ्योरी दिए थे। हजबर का 2 फैक्टर थ्योरी आता है। तो ये सब आपको याद रखना पड़ेगा क्योंकि हर बार कोई एक मोटिवेशन थ्योरी का नाम जरूर पूछा जाता है। ठीक है, चलिए आगे के क्वेश्चन में मूव करते हैं। आगे का क्वेश्चन मूव करते हैं, देखते क्या है। कोऑर्डिनेशन हैज द फॉलोइंग फीचर्स। कोऑर्डिनेशन में क्या क्या फॉलोइंग फीचर्स होते हैं? क्या कोऑर्डिनेशन कॉन्टिन्यूअस होता है? बिल्कुल सही, हमेशा होता है। वर्टिकल ऑर्गेनाइजेशन में भी कोऑर्डिनेशन होता है? बिल्कुल सही, हर टाइप के ऑर्गेनाइजेशन में कोऑर्डिनेशन होता है। हॉरिजेंटल रिलेशनशिप बिल्ड करता है? बिल्कुल सही बात है। तो यहाँ पे क्या होगा, हमारा ऑप्शन डी सही होगा, ऑल ऑफ द एबव। कोई दिक्कत नहीं, आगे की तरफ मूव करते हैं, क्वेश्चन सारे ईजी हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बैरियर इन अ कम्युनिकेशन। आप जानते होंगे कि कम्युनिकेशन में इनमें से कौन सा बैरियर नहीं है। जब हम कम्युनिकेट करते हैं तो कुछ ना कुछ बाधाएं उत्पन्न होती हैं, जिसमें नॉइज एक सबसे बड़ी बाधा होती है ना। जिसको बोलते हैं शोर, शोर मच गया, नॉइज हो गया। तो ये बात तो ठीक है, ये बाधा है। लेकिन हम पहले क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे। स्टूडेंट, क्वेश्चन कह रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट, ये नॉट वर्ड लगा हुआ है, इसमें से कौन सा बैरियर नहीं है। अफेक्शन भी बैरियर है। अफेक्शन का मतलब होता है प्रेम या लगाव। जब आप किसी के प्रेम में पड़ जाते हैं या लगाव में हो जाते हैं, मतलब जिस व्यक्ति से आपको ज़्यादा लगाव होता है, तो भी आपका जो कम्युनिकेशन बहुत इफेक्टिव नहीं हो पाता है ना। कुछ बातें आप उससे ऐसे कह सकते हैं, मतलब उसके द्वारा कही गई बातें आप जो है कि अपने हिसाब से उसको देखते हैं क्योंकि आपका उसके प्रति अफेक्शन होता है, लगाव होता है। तीसरा है फियर एंड क्या है, डिस्ट्रस्ट लिखा हुआ है ना। कि किसी भी तरीके का फियर हो, डर हो, है ना, किसी भी तरीके का मतलब कि डिस्टर्बेंस क्रिएट हो, है ना। तो ये भी एक तरीके का बैरियर होता है। लास्ट है परसेप्शन, है ना। परसेप्शन ही हमारा बैरियर नहीं होता है। परसेप्शन का मतलब आपका परसेप्शन क्या है इस चीज़ को लेकर के।
ये कम्युनिकेशन का बैरियर नहीं है। आप किस तरीके से किसी चीज को देखते हैं, ये कम्युनिकेशन का बैरियर नहीं है। तो यहां पर जो हमारा ऑप्शन डी है वो राइट है, ऑप्शन डी है वो हमारा राइट है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, फटाफट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और लगातार आप हमारे साथ बने रहिए। हम आपको यूपीपीजीटी कॉमर्स के बारे में कम से कम 3000 एमसीक्यू कराने का मेरा टारगेट है, मेरा पर्सनल टारगेट है 3000 एमसीक्यू कराने का। अगर आप हमारे चैनल से जुड़े हैं तो बिल्कुल भी घबराइए मत, बहुत सॉलिड प्रिपरेशन होने वाली है। आप और हम मिल करके जोर लगाएंगे, देखना है कौन किसको रोक सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है ए कंपनी कैन री इशू इट्स फॉरफिटेड शेयर। भाई कंपनी जो होती है ना वो अपने प्रीमियम पे भी रीइशू कर सकती है, फेस वैल्यू पे भी कर सकती है, डिस्काउंट पे भी कर सकती है। तो इसका मतलब हमारा जो डी ऑप्शन है वो हमारा सही है, ऑल ऑफ द एबव, है ना। एक बात ध्यान में रखिएगा स्टूडेंट्स, अगर यहां पे फॉरफिटेड शेयर को री इशू करने की बात है ना, लेकिन अगर केवल ये क्वेश्चन कहता कि कंपनी शेयर इशू कर सकती है तो वहां पर सिर्फ और प्रीमियम और ए और ऑप्शन और बी ऑप्शन केवल सही होता है, डिस्काउंट नहीं होता, क्योंकि कंपनी एक्ट 2013 में डिस्काउंट को समाप्त कर दिया गया है। ठीक है, तो यहां से भी क्वेश्चन को मॉडिफाई करके पूछा जा सकता है, इस चीज को आप ध्यान में रखिएगा। चलिए आइए आगे की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कि हमारा अगला धमाका क्या है, अगला क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आप सब जवाब दीजिए। बहुत सारे लोग कंफ्यूज भी हो जाएंगे इसमें, यार इसमें कैपिटल एक्सपेंडिचर कौन सा है। तो मेरे साथ अगर आप हैं तो कंफ्यूजन नाम की कोई चीज नहीं होनी चाहिए आपके पास। आपको पता होना चाहिए कि कैपिटल एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर दो तरीके के एक्सपेंडिचर होते हैं। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मतलब जो विद इन 1 ईयर में ही उसका जो है कि यूज होता है ना, जिसका पूरी तरीके से विद इन 1 ईयर ही हमको फायदा मिलता है, तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। और कैपिटल एक्सपेंडिचर लॉन्ग टर्म पर्पज के लिए होता है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन में देखो पहला है इंश्योरेंस प्रीमियम। भाई आप जब इंश्योरेंस कराते हो तो आपको जो प्रीमियम देना पड़ता है ना वो हर साल देना पड़ता है, इट इज कॉल्ड अ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो ये तो होगा नहीं। टैक्स और लीगल एक्सपेंसेस आप हर साल देते हो, ये भी हमारा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हो गया। डेप्रिसिएशन भी आपका हर साल कटता है, ये भी हमारा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। एक बात बताओ मुझे, क्या मशीनरी आप हमेशा मंगाते हो बाहर से? इंपोर्ट ऑफ मशीनरी कस्टम ड्यूटी हमेशा नहीं मंगाते हो ना। और मशीनरी हमारी क्या है? कैपिटल गुड्स है। तो जहां भी एक बात समझ जाइए इस बात को बहुत बारीकी से, जहां भी आपके पूरे ऑप्शन में कहीं भी कोई कैपिटल गुड्स का नाम हो, आंख बंद करके उसको सही कर दीजिए, क्योंकि वही कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है। तो मैंने मशीनरी देखा ही और मैंने ऑप्शन डी को सही मार दिया। ठीक है, मुझे बाकी ऑप्शन तो पढ़ने ही नहीं पड़े। तो कस्टम ड्यूटी ऑन इंपोर्ट ऑफ मशीनरी ही हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा। चलिए आगे की तरफ मूव करते हैं, अगला क्वेश्चन पे टारगेट करते हैं, देखते हैं क्या है भाई। गिवन, ओ हो, कितना इजी क्वेश्चन, कितना प्यारा क्वेश्चन है। हमको यहां पर गुडविल कैलकुलेट करना, बच्चों का खेल है। क्या दिया हुआ है? एवरेज प्रॉफिट ऑफ अ फर्म, एक फर्म का एवरेज प्रॉफिट दिया हुआ है 21,000, नॉर्मल प्रॉफिट हमारा दिया हुआ है 18,000, वैल्यू ऑफ गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 3 इयर्स परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट शैल बी, कितना होगा, है ना। किस मेथड से गुडविल कैलकुलेट करना है? सुपर प्रॉफिट मेथड से। आपको याद होगा कि गुडविल का सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है? गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज, यही फॉर्मूला होता है ना। अब सुपर प्रॉफिट निकालने के लिए क्या फॉर्मूला लगाते हैं? जैसे सुपर प्रॉफिट को अगर एस लिखते हैं तो एस इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट, एवरेज प्रॉफिट को ए लिखते हैं, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, नॉर्मल प्रॉफिट को एन लिखते हैं, है ना। तो सुपर प्रॉफिट निकालने के लिए एवरेज प्रॉफिट में से नॉर्मल प्रॉफिट को माइनस करना पड़ेगा। भाई एवरेज प्रॉफिट हमारे पास कितना है? 21,000 है, और नॉर्मल प्रॉफिट कितना है? 18,000 है। तो सुपर प्रॉफिट कितना हो जाएगा? बोलो ना, 3,000 हो जाएगा। भाई मेरे क्यों इतना सोचते हो? बहुत इजी है, 3,000 हो जाएगा। और वैल्यू ऑफ गुडविल का जो वैल्यूएशन करना है वो कितने नंबर ऑफ ईयर्स परचेज पे करना है? भाई 3 ईयर्स के नंबर ऑफ परचेज पे करना है। तो 3,000 मल्टीप्लाई बाई 3 कितना आ जाएगा? 9,000 आ जाएगा ना। देखो ऑप्शन में 9,000 कहीं दिया है क्या? हाँ सर, ऑप्शन में बी वाला ऑप्शन सही है। ठीक है, बी वाला ऑप्शन सही है। आपको समझ में आया होगा, नहीं समझ में आया होगा तो बुक खोलिए क्लास 12th की और जाकर के रीड करिए। बहुत कम टाइम है, बिल्कुल सही, बहुत कम टाइम है। चलिए आगे चलते हैं, मूव करते हैं। जितनी अच्छी हमारी प्रिपरेशन होगी उतना अच्छा हम फाइट कर सकेंगे। और कोऑपरेटिव ऑडिटर स्टार्ट्स हिज वर्क ऑफ ऑडिट फ्रॉम, है ना। एक कोऑपरेटिव ऑडिटर जो होता है वो अपनी ऑडिट जो है स्टार्ट करता है किससे? अकाउंट बुक से, पेमेंट बुक से, या कैश बुक से। नॉर्मली बहुत कम ऑडिट से क्वेश्चन आते हैं, लेकिन ये आ गया तो मैं बता दूं कि एक कोऑपरेटिव बैंक या कोऑपरेटिव संस्था का जो ऑडिटर होता है वो हमेशा अपनी कैश बुक से ऑडिट स्टार्ट करता है। चलिए आगे की तरफ मूव करते हैं, आगे की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 हमारा अकाउंटिंग फॉर रिसर्च एंड डेवलपमेंट। देखिए भाई, आपको पूरा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड याद होना चाहिए। 2 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड होते हैं, एक इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड और एक अमेरिकन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। तो जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं मेनली वो अमेरिकन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से पूछे जाते हैं। जैसे हमारा AS10 है, बहुत लोग AS10 का नाम लेते हैं, तो AS10 मतलब फिक्स्ड एसेट्स, है ना।
अब यहाँ पर पूछा है कि रिसर्च और डेवलपमेंट किससे रिलेट करता है, तो AS8 से रिलेट करता है, याद रखिए AS8 से रिलेट करता है रिसर्च एंड डेवलपमेंट। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आगे की तरफ बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, व्हेन डज अ बॉडी, ध्यान से पढ़िएगा, क्वेश्चन थोड़ा सा लॉन्ग लिखा हुआ है बट है बहुत इजी। व्हेन डज अ बॉडी कॉर्पोरेट बिकम कैपेबल फोर्थ विथ ऑफ एक्सरसाइजिंग ऑल फंक्शन ऑफ अ कंपनी, है ना, कोई एक कॉर्पोरेट बॉडी जो है कब फंक्शन करना स्टार्ट करती है ना, ये नॉर्मली क्वेश्चन पूछा है। क्वेश्चन ये कह रहा है कि कोई एक कॉर्पोरेट बॉडी अपना फंक्शन कब स्टार्ट करती है। यहाँ पे ऑप्शन देखिए, पहला है ऑन फाइनलाइजिंग मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन बनने के बाद ही स्टार्ट करती है। दूसरा है ऑन ऑब्टेनिंग सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस, है ना, कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस का सर्टिफिकेट मिलने के बाद स्टार्ट होता है। तीसरा है ऑन ऑब्टेनिंग सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। चलिए आइए इसको पढ़ते हैं, इसको देखते हैं क्या, विच वन अमंग द फॉलोइंग इंडस्ट्री प्रोड्यूसेस द मोस्ट नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्टेज, है ना, तो ऐसे जो हैं वेस्टेज जो बायोडिग्रेडेबल होते हैं वो कौन से हैं, जो नॉन बायोडिग्रेडेबल होते हैं। तो यहाँ पर ये तो इन्वायरमेंट का क्वेश्चन दे दिया है, तो ऐसे क्वेश्चन बहुत कम देखते हैं, लेकिन यही क्वेश्चन आपको कट ऑफ में पीछे छोड़ देते हैं, तो इसको भी आप थोड़ा बहुत ध्यान दीजिए। तो ये हमारा ऑप्शन ए सही है, थर्मल पावर प्लांट, है ना। चलिए आइए 15 पे आते हैं, जो हमारा लास्ट क्वेश्चन इस सीरीज का, हम फिर आपको अगले क्वेश्चन पे ले आएंगे, मतलब अगली सीरीज, इस वीडियो की अगली पार्ट हम जरूर लॉन्च करने वाले हैं। देखिए कह रहा है ब्रेंट इंडेक्स इज एसोसिएटेड, जो ब्रेंट इंडेक्स होता है वो किससे रिलेटेड होता है, शिपिंग रेट इंडेक्स, क्रूड ऑयल प्राइसेज, कॉपर फ्यूचर प्राइसेस और गोल्ड फ्यूचर प्राइसेस, किससे रिलेटेड होता है। तो क्योंकि जो भी हमारी कंट्री है जो क्रूड ऑयल बेचती है ना, वो क्रूड ऑयल का प्राइसेस पूरे ग्लोबल लेवल पे डिटरमाइन करने के लिए ब्रेंट इंडेक्स का यूज करती हैं। तो जो ब्रेंट इंडेक्स है वो बेसिकली क्रूड ऑयल प्राइसेस को डिटरमाइन करने के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, आप सब ये वीडियो देख रहे हो और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। ठीक है, ये सारे जो भी क्वेश्चन है ये प्रीवियस ईयर लेक्चरर पीजीटी यूपी पीजीटी के एग्जाम में पूछे गए हैं। तो आप सब वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए अपने फ्रेंड सर्कल में जो भी इस तैयारी को कर रहे हैं। ठीक है, मैं आपके लिए अगला वीडियो जल्दी ही लॉन्च करने वाला हूँ। थैंक यू सो मच।